नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज का हमारा मुद्दा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। भाजपा का वोट शेयर 7% बढ़ा है। वहीं 230 सीटों में से पार्टी को 163 सीटें मिली है। ये 2018 से ज्यादा है। कांग्रेस का वोट शेयर 0% घटा और वहीं पार्टी 114 से नीचे आकर 66 सीट पर सिमट गई। सपा, बसपा, आप और निर्दलियों का खाता तक नहीं खुला मात्र एक सीट, जो कि नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसको बाप ने जीती है। और वहीं चुनाव में मोदी इफेक्ट और लाडली बहना इफेक्ट कहीं न कहीं नजर आया। इसके बावजूद भाजपा ने 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 हार गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों में फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों में गणेश सिंह भी हारे हैं। सिंधिया समर्थक 19 कैंडिडेट में से 9 नहीं जीत पाए। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल की शिकस्त ने भी चौंकाया है। इधर कांग्रेस ने 85 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें 60 को हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से देखें, चुनाव में देखा मोदी इफेक्ट और लाडली बहना इफेक्ट। चलिए इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ पैनल पर 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। गणेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश जौहरी जी और रविंद्र व्यास जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। गणेश पांडे जी, शुरुआत आपसे करूंगी। कल जो जीत हुई है एक पूर्ण बहुमत के साथ, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे थे, लगातार भाजपा दावा कर रही थी कि 160 के पार होगा, मोदी इफेक्ट या फिर कुछ और? देखिए, उसमें एक प्रकार से देखा जाए कि बीजेपी का संगठन, शिवराज सिंह की लाडली बहना जी और सरकार की महिलाओं को केंद्रित अन्य योजनाओं को आधार माना जा सकता है कि ये जो बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक इतनी बड़ी जीत की कल्पना बीजेपी के नेताओं को भी नहीं थी, जितनी संख्या में जो है सीटें आई हैं जी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें मोदी और शाह का तो जादू चला ही, लेकिन शिवराज सिंह की लाडली बहना ने कमाल कर दिखाया और इसी कारण 160 से 161 के सीटें बीजेपी को मिली हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की कमजोरी रही। कांग्रेस मुगालते में रही कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जनता मजबूरन कांग्रेस को वोट देगी। तो अब मतदाता होशियार हो गया है, तो हाँ, घर बैठे जो है किसी को वोट देने को कभी सोच भी नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारे मित्र साथी थे, वो कांग्रेस मानसिकता के थे, कांग्रेस विचार कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के लिए काम भी करते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता न नेता उनके घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो इस तरीके के कई उदाहरण हैं जिसके कारण जो है कांग्रेस हारी और बीजेपी को आशा से अधिक सीटें मिली हैं। बिल्कुल। राजेश जी, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 9 में से 9 सीटें जीती हैं। श्रेय किसको? देखिए, इसके बारे में जो बड़ी बात हो रही है, अभी जो कल से मंथन चल रहा है, कल शाम से लेकर कई चैनलों पर डिबेट भी रहे और अपना खुद स्वयं का मंथन भी हुआ जी। तो ये पाया, जो इतने सारे विद्वानों से भी जो उनकी राय ली, ये पाया कि लाडली बहना को क्रेडिट सब दे रहे हैं कि लाडली बहना, लेकिन लाडली बहना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं थी। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति थी कि कोई चांस नहीं था बीजेपी के जीतने का, लेकिन मोदी ने आखिरी में जो काम किया वहां पर, जो मोदी ने जो बातें की, एक बात जो चल गई जबरदस्त तरीके से कि एक ब्रांड बन गया है मोदी ने ये बोला कि ये मोदी की गारंटी है। और वो जो मोदी की गारंटी वाली जो लाइन है, उसने कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन को स्वीप कर दिया। देखिए, ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें यह भी समझना पड़ेगा, इतने सब के बाद भी मोदी इफेक्ट था, फिर भी 12 मंत्री हार गए, फिर भी 2 जिलों में कांग्रेस ने खाता नहीं खोला, बीजेपी ने खाता नहीं खोला, 12 जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खोला और कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे पीसी शर्मा जी हों, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हों, ये हार गए। तो इससे देखिए, पहले हम बात करते हैं 12 मंत्रियों की।
कहीं ना कहीं अपने को अधिकार नहीं है किसी पे कोई इल्जाम लगाने का। कहीं ना कहीं जो बातें लगातार हो रही थी, लगातार आ रही थी कि गलत लग रहे थे सरकार के ऊपर, उसमें से एक नरोत्तम मिश्रा जी नंबर 1 थे। तो ये बहुत बड़ा कारण एक रहा कि आप सोचिए, नरोत्तम मिश्रा जी सबसे ज्यादा जिनकी ब्रांडिंग हुई, सबसे ज्यादा जिन्होंने शेर व शायरी की, सबसे ज्यादा जिन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, और ऐसा मानने लगे थे लोग, मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश का मानने लगा था कि नरोत्तम मिश्रा जो है शैडो सीएम है और आगे सीएम बन सकते हैं। तो वो जो चीजें थी, अब जनता देखिए, जनता देखती है ये कि उसने रिवॉल्वर का लाइसेंस अप्लाई किया और गृह मंत्री के पास पड़ा है, और वो कह रहा है कि मैं जो है बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, और उसका काम नहीं हो रहा है। किन कारणों से नहीं हो रहा है उस पर अपन जाना नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट हैव राइट टू कमेंट ऑन एनीबडी। और हम अब तीसरी बात कह रहे हैं आपको, आज सुबह फेसबुक पे एक बहुत ही अच्छा वो था, एक फोटो था, और उसके नीचे लिखा था, फोटो में ये था कि एक स्वयंसेवक है, निक्कर पहने हुए साइकिल चला रहा है, और उसका पीछे से दिखा रहे थे, टोपी लगाए है, और वो जा रहा है कहीं को। तो उसने कहा कि उसमें लिखा था कि ये चुपचाप से आने वाला आदमी जो है, चुपचाप से आता है और चुनाव खत्म होने के बाद फिर चला जाता है, फिर 5 साल दिखता भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है इस बात से कि मेरा ट्रांसफर करवा दो इसका, या फिर मेरे किसी को कोई लीज की जमीन दिलवा दो, या कोई और काम करवा दो, सरकार से कुछ बेनिफिट ले लो। तो वो जो इफेक्ट है आरएसएस का, जो जन जागरण का इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी रहा। और एक बात है, अब हम बात ये अगर सोचेंगे कि कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के जो ये तीनों चारों दिग्गज हारे हैं, ये क्यों हारे? इन्होंने तो ना कोई 15 साल से सत्ता में थे, लेकिन जो 1.5 साल का जो मौका मिला था, जो 1.5 साल में जो इनको मौका मिला था, उसमें जीतू पटवारी की अगर बात करें इंदौर जिले की, तो जीतू पटवारी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डायनामिक आदमी है, लेकिन उनके भाइयों ने जो काम किया, और जीतू पटवारी का जो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रहा, जो बीच बीच में अचानक लड़कपन पे आ जाते हैं, और उनके भाइयों ने जिस तरह से जमीनों के मामले किए, जिस तरह से लड़ाई झगड़े किए लोगों के पे, तो वो जो सब चीजें ऐसी सज्जन सिंह वर्मा के साथ भी ये हुआ, और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो इसलिए जो इस चुनाव में कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी काम नहीं करेगी, अलग अलग लोगों पे अलग अलग थ्योरी थी, लेकिन मोदी का इफेक्ट सबसे बड़ा था। और 2024 के लिए कांग्रेस शुरू से कह रही थी जी। एक बात और इरम जी, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की, शुरू से ये बोला कि ये सेमीफाइनल है सत्ता का, नहीं बोलना चाहिए था। आपने सत्ता का सेमीफाइनल नैरेटिव तो यही क्रिएट किया गया कि सेमीफाइनल है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि उनकी सत्ता आ जाएगी। अब आपने सेमीफाइनल बोल के सेमीफाइनल बना दिया, बार बार बोल के, और अब आप क्या करोगे? अब आप क्या बोलोगे कि नहीं था सेमीफाइनल, तो कोई नहीं मानेगा। तो अब वो फाइनल में सेमीफाइनल का इफेक्ट दिखेगा, ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन वही राजेश जी, अगर देखा जाए तो यही बात कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक कह सकते हैं 2024 के लिए पिच तैयार कर दी है, ये जो रिजल्ट कल के जो आए हैं। बिल्कुल किया है। देखिए, जो हारे हैं ना जी, भाजपा को अब मंत्रणा करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और जो इनके सलाहकार हैं, संगठन मंत्री हैं, इनको समझना पड़ेगा कि आप अपने लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना है, आप सरकार में हो, आपको सरकार में इस पावर पे पहुंचाया किसने, आप उसको ही भूल गए। तो कार्यकर्ता को जो भूलेगा, जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, वो उसको रसातल में जाना तय है। ये भी इस चुनाव ने सिखा दिया है। बिल्कुल। रविंद्र व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र व्यास जी, बुंदेलखंड ने कहीं ना कहीं उसके परिणामों ने चौंकाया है। कुल सीटें 26 थी। 2023 और 2018 की बात करें तो भाजपा को 21 और वहीं कांग्रेस को 5। 18 की बात करें तो 14 और 10। चौंकाया है बुंदेलखंड ने। बेशक चौंकाया है बुंदेलखंड ने। और इस बार जहाँ पे ये उम्मीद कांग्रेस करके चल रही थी कि यहाँ तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो वहाँ से जस्ट उल्टे परिणाम आए हैं। छतरपुर से ही देखें तो छतरपुर में 1 सीट केवल कांग्रेस को मिली है, जबकि 5 पे भाजपा जीती है। जब इनके टिकट वितरण के समय से ही एक यहाँ पे जैसे सागर के में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लोग बाग ये कहने लगे थे कि कांग्रेस ने तो जैसे वाकओवर दे दिया। इस तरह के टिकट
जो वितरण किए गए थे उसको लेकर एक बड़ा आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा था जी। इसके बाद बीजेपी की लाडली बहना योजना और इसके साथ ही करीब मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की विभिन्न योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। इन सब का असर देखने को मिला है और इस जीत में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं, तो उनका भी एक बड़ा योगदान, साथ में आरएसएस ने जिस तरह से इंटरनली काम किया और एक बूथ और पन्ना प्रमुख के जो एप्लीकेशन है इनको सबको मनाया। साथ ही एक चीज और जो देखने को मिली कि तमाम तरह के विरोधाभासों के बावजूद भी बीजेपी के कैंडिडेट्स ने सफलता पाई, ये एक बड़ी बात है। जैसा कि आप अभी पहले कह रहे थे, जो कांग्रेस ने अपना प्रचार का कैंपेन बनाया था उसका निगेटिव असर कांग्रेस को ज्यादा भोगना पड़ा है। और यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूर में सभा करने आए थे चुनाव के समय, हालांकि चुनाव के पहले तो सागर में 2 बार हो चुके थे, तो उसको लेकर कांग्रेस इस बात को लेकर बड़े उत्साहित थे कि उनकी सभा में बड़े गिने चुने आदमी थे, कुर्सियां खाली थी। और जब उनसे ही हमने पूछा कि भैया, इसके पहले जब सोनिया गांधी की सभा हुई थी तो उसमें बड़ी भीड़ थी और अडवाणी जी आए थे तो उनकी सभा में बहुत कम लोग बाग थे, पर जीती बीजेपी थी, इसका क्या कहना है? तो बोले अरे वो तो सब चलता रहता है। तो ये भीड़ का उनकी सभा में होना या टाइमिंग का कुछ आगे पीछे होना, ये एक अलग बात हो जाती है। पर बीजेपी की सफलता के पीछे जो मुख्य कारण है यही है, वो लाडली बहना का है और ग्राउंड टू ग्राउंड संपर्क। साथ में मोदी जी का ये कहना कि कार्यकर्ताओं से कि आप केवल हर वोटर तक जाइए और उससे ये भर कहिए कि ये हम मोदी जी ने आपको राम राम बोला है, और बोले और कुछ मत कहना। बिल्कुल। चले गणेश पांडे जी, तीसरे मोर्चे की बात करें तो सारे तीसरे मोर्चे ध्वस्त हुए हैं। सपा, बसपा, आप और निर्दलीय ने खाता ही नहीं खुला मात्र 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी का। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है 2 दलों के बीच में हमेशा से रही है। बीच में जरूर जो है बीएसपी और सपा की कुछ सीटें आई, लेकिन उसके बाद से उनका जनाधार खत्म हो गया है। ये सिर्फ सपा और बसपा से जो भी खड़े हुए हैं वो कौन लोग थे? वो बीजेपी और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता थे। तो उनका कोई जमीन नहीं है सपा और बसपा का। असंतुष्ट नेताओं की जो निजी सेनाएं थी उन्हीं के दम पे वो चुनाव लड़े, तो वोट काटने के अलावा उन्होंने कोई काम किया नहीं। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सपा बसपा का कोई अब जनाधार बचा नहीं है और यहाँ पे सीधी फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी में, और इसीलिए वोटों का जो है विभाजन नहीं होता। सीटें जो है अगर किसी दल को जो है विजय मिलती है तो बहुमत पूरी तरह से नहीं मिलती है, तो जो है 2023 का इसका परिणाम है। आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी ने जरूर ये सीटें हासिल की हैं, लेकिन ये विजय भी इसी चुनाव तक है। अगले चुनाव में उनका अस्तित्व राजनीतिक जनाधार रहता है या कम होता है, ये आने वाला समय बताए। क्योंकि हमने एक समय देखा था महाकौशल में आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वर्चस्व था, करीब 4-5 सीटें आई थी उस समय। लेकिन उसके बाद आपसी लड़ाई में उनके जो आपसी लड़ाई में वो जनाधार भी समाप्त हो गया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए तीसरी मोर्चे का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व रहा नहीं और सिर्फ जो है कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्ट नेता के दम पर तीसरी ताकतें जो है चुनावी मैदान में दिखती हैं, उसके बाद से विलुप्त हो जाती है। राजेश जी, भाजपा की अगर इस प्रचंड जीत की बात करें तो कुछ शिल्पियों की मैं नाम लूंगी, जिस तरीके से देखा जाए एक अहम भूमिका निभाई है कुछ दिग्गज नेताओं ने। देखिए, हम तो नेता में देखिए अभी मान के चलिए अमित शाह ने पूरा का पूरा कमान खुद संभाल ली थी, क्योंकि देखिए अमित शाह को मालूम था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ इनके ये जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि
जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 2024 के चुनाव में बंगाल जैसी समस्याएं ना आए, तो उसके लिए जरूरी था। ये तो हमको सामने लोग दिख रहे हैं, ये तो आपको दिख रहे हैं कि वी.डी. शर्मा दिख रहे हैं, आपको जे.पी. नड्डा दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो समझना जरूरी है। आप एक चीज देखिए कि बागेश्वर धाम चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले तक बहुत भयंकर सोशल मीडिया पर हर जगह आ रहा था, और बागेश्वर धाम वाले जब ये जा रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी को वोट दो, वो कह रहे थे राष्ट्र हित में वोट दो। वो कह रहे थे कि मतलब उनका जो पूरा, लेकिन उनके जो पूरा लबो लबाब यही रहता था कि आप कैसे भी करके बीजेपी को वोट दो। और बागेश्वर धाम की फैन फॉलोइंग जो है मध्य प्रदेश, तो सिर्फ मध्य प्रदेश कहना छोटी बात रहेगी, अब तो पूरे देश में हो गई है जी। और दुनिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन मध्य प्रदेश क्योंकि उनका गढ़ है छतरपुर, अभी भाई साहब जो थे वो बता रहे थे छतरपुर के बुंदेलखंड के हैं वो, और बुंदेलखंडी इफेक्ट जो उनकी, जो बुंदेलखंड की जो मिठास है उनकी जुबान पर, और जो उनके साथ में उनको ईश्वर का जो चमत्कार है वो उन्होंने सब चीजों का एक इस्तेमाल हुआ। और आप देखिए जब वो 2-3 महीने पहले एकदम से साइलेंट हो गए तो सब लोगों को लगा कि अब बागेश्वर धाम का चमत्कार खत्म हो गया, लेकिन बागेश्वर धाम की लगातार छोटी छोटी 2-3 हजार की बैठकें चलती रही, उनके प्रवचन चलते रहे, और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आया है जी। और आप ये मान के चलिएगा जब भी स्टडी होगा तो जो सामने चेहरे दिख रहे हैं उनसे ज्यादा इफेक्ट बागेश्वर धाम का दिखेगा आपको। वहीं जया किशोरी ने पूरी जान लगा दी, जया किशोरी ने कमलनाथ जी को कहा कि मैं प्रॉमिस करूंगा, पर जया किशोरी के पास वो मैग्नेटिक पावर नहीं है, सिर्फ भागवत से कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए वो आकर्षण चाहिए, वो लोगों में लोगों के जज्बात जगाने का, लोगों के जो सेंटिमेंट जगाने का काम होना चाहिए। दूसरी बात इरम ये है, सपा बसपा की बात की आपने, तो कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, जो उन्होंने इंडी गठबंधन तक को चोट पहुंचा दी है उससे, और उसका असर हमको दिखने लगा है। अखिलेश यादव ने कल जो ट्वीट किया, और अखिलेश यादव ने कल किसी चैनल से बात की जी। उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश। अब आप बताइए, आप एक पार्टी का अध्यक्ष है वो, कौन अखिलेश वखिलेश। आप ठीक है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन वो तो राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आपने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश। इसका जो इफेक्ट हुआ, अखिलेश तो नाराज हुआ ही, उसने जो कुछ बोला ठीक है, सपा बसपा का यहाँ ग्राउंड है कि नहीं है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन पूरे इंडी गठबंधन पे इसका असर आएगा। और तीसरी बात ये है इरम की जो एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग भी सब विचारों में लगे थे कि कौन मतलब क्या कारण हो सकता है, इतना सारा विरोध था, हर टिकट का विरोध था बीजेपी में लगभग, या 50% टिकट का विरोध था, और लोकल जो बीजेपी के नेता थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये क्यों जीते। तो एक बच्चे ने, लगभग 20 साल का लड़का है, उसने हमें एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उसने कहा आप एक बात समझ लो, बीजेपी का जो वोटर है वो कहीं नहीं जाता है, किसी के कहने से नहीं जाएगा। वो 10-15 नेता चाहे सर पीट लेंगे, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो सीधे कमल पे ही बटन दबाएगा और किसी पे बात नहीं करेगा। ये जो बीजेपी के कोर वोटर की ताकत है, बीजेपी का जो एक विचारधारा की ताकत है, और कहीं ना कहीं जो कल हम लोगों से बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने से अब चूंकि अब सब हो ही चुका था तो ये पूछा कि क्यों हुआ है, तो उसमें उन लोगों ने यही कहा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है कि कांग्रेस के परिवारों की महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मुस्लिम महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया, ये एक बड़ा कारण है इनकी जीत का, बम्पर जीत का। और एक इतनी बड़ी बात पता चली कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कल हम लोगों ने इंटरव्यू किए, तो उन्होंने बताया कि वो घरों में जाती हैं, वहाँ जेंट्स तो मिलते नहीं है, वहाँ तो लेडीज से बात होती है। तो उन्होंने तो जब वो बात करती थी तो वो कहती थी कि बहन जी ऐसा तो नहीं होगा कि वो जैसे ही ये अपना कमलनाथ जी आएंगे और अपने ये 1500 बंद हो जाएंगे। तो अब प्रॉब्लम समझो आप कि ये कितनी बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि पहले कमलनाथ जी ने कुछ गलतियां करी, सारी स्कीम बंद कर दी, सब कुछ किया, लैपटॉप मना कर दिया, स्कूटी, तो वो जो है उनके ऊपर एक जो छाप लगी थी इस बात की वो इसकी कि ये जो है बंद कर सकते हैं योजना, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण रहा। और जो कट्टर कांग्रेस की फैमिलीज थी उनके परिवारों की महिलाओं ने भी उनको वोट दे दिया। तो ये जो
ये भी एक बड़े इफेक्ट रहे दोनों। जब यही कहना था आपको। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहनों ने भरोसा जताया है, बहनों का जो भरोसा है वो बरकरार रहा। आदि आबादी को साधने की लगातार प्रयास किए जा रहे थे, वो बरकरार रहे। रविंद्र व्यास जी, एक सवाल इसी से जुड़ा, यहाँ पे मोदी मैजिक भी था, लाडली बहना भी थी, संगठन की तैयारियां भी थी, समन्वय भी था जीत के पीछे। ये मोदी मैजिक भी था, लाडली बहना भी थी और लाडली बहनाओं का योगदान भी था। एक बड़ी सिंपल थी, जैसे आप अभी बताया कि एक वोटर से बात की और उसने जो कहा, ये एक ग्राउंड रियलिटी की जो बातें आती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ऐसे ही हमको छतरपुर में एक लड़की अजयगढ़ की मिली, वो कहने लगा कि हमने कहा तुम्हारे यहाँ क्यों हारी कांग्रेस, तुम्हारे यहाँ तो काफी समय बाद एक प्रत्याशी मिला था, तुम्हारे क्षेत्र का था। कहने लगी, बोले क्या हुआ है कि बोले जो वोटिंग, बोले घर में ही वोटों का बंटवारा हो गया है। बोले आदमियों ने कांग्रेस को दिया है और महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। तो हमने कहा ये तो बहुत जोरदार बात है। तो इस तरह की कई इंटरेस्टिंग चीजें इस चुनाव में देखने को मिली हैं। और साथ में जो डेवलपमेंट का काम है, बहुत सारे लोग बात कहते मिले कि पिछले जो 18 साल में जो डेवलपमेंट के काम इस इलाके में, बुंदेलखंड इलाके में हुए, वो पहले कभी नहीं हुए। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कई हजार करोड़ के बीना रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसका एक दूरगामी असर आने वाले समय में देखने को बुंदेलखंड के लोगों को मिलेगा। तो इन सबका भी कहीं ना कहीं असर है। जी गणेश पांडे जी, अगर हम बात करें, जब कांग्रेस टिकट वितरण कर रही थी, 7 ऐसे विधानसभा सीटें थी जिन पर टिकट बदले गए थे और उनके नतीजे हमारे सामने हैं। 6 पर हार हुई है, सिर्फ 1 पर जीत हुई है। एकदम जो कांग्रेस की लास्ट सूची थी 39 उम्मीदवारों की, वो ऐसे उम्मीदवार थे जिनमें आप अगर अभी समीक्षा करें तो उसमें से जो है 60% जो है उम्मीदवार हार गए। तो इसका जो टिकटों के वितरण के दौरान जो मापदंड अपनाया गया कि ये पट्टेवाद का, उसके कारण कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय हुई। कि कई सीटों पे जो है डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ के बीच मतभेद थे। कमलनाथ ने अपनी मन की चली, पता चला कि ग्वालियर चंबल में जो है कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरीके से बुंदेलखंड की कुछ सीटों पे जो है मतभेद हुए। तो जो टिकटों के बंटवारे में मतभेद हुए, उसका भी असर कांग्रेस को, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतान करना पड़ा। और जो इस बीच जो चुनाव की बेला में जो कपड़े फाड़ प्रतिस्पर्धा हुई, इसका असर, उससे कार्यकर्ता का मनोबल डाउन हुआ और कार्यकर्ता फिर जो है घर नहीं, मैदान में नजर नहीं आए। तो एक प्रकार से ये भी, और फिर कांग्रेस बीजेपी में रूठे हुए नेताओं को मनाने की प्रक्रिया तेज हो गई और संघ के लोग जाने लगे, बीच संगठन के पदाधिकारी जाने लगे। कांग्रेस में ये चीजें नहीं थी। कमलनाथ अकेला चलो की जो उनकी संस्कृति शुरू से अपनाई है, वो संस्कृति आखिरी तक रही और इसीलिए कमलनाथ अकेले हो गए और कांग्रेस पीछे छूट गई है। तो चुनाव पराजय का जो है सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कांग्रेस का। कांग्रेस अति उत्साह में, मुगालते में और नेताओं को एक दूसरे को निपटाने में ज्यादा जो है रहा और निपटाते कांग्रेस खुद ही निपट गई, जो है सत्ता से बाहर हो गई। बिल्कुल, तो तीनों राज्यों में बिल्कुल प्रचंड जीत, मोदी मैजिक और शाह की कुशल रणनीति का नतीजा। बहुत शुक्रिया आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मोदी मामा के मैजिक ने 163 सीट जीताकर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत, लाडली का प्यार, फिर भाजपा सरकार। बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।